हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से 9th क्लास का चैप्टर 2 जो हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर है, इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अब मैं इस चैप्टर में आपको पूरे एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वो जो भी इस चैनल पे न्यू आए हैं बच्चे जो देख रहे हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस। देखिए यहाँ सब्सटेंस की बात की गई है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सब्सटेंस को हम पदार्थ भी बोलते हैं, जैसे कि हम किसी मैटर को पदार्थ बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एक तरीके का मैटर ही है, बट कैसा है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। कैसा? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सब्सटेंस की, तो हम ये बोलेंगे इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। और हमें पता है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने वीडियो में पहले में अपना बताया है। प्योर सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, आयरन का सिंबल Fe होता है। गोल्ड हो गया Au, सिल्वर हो गया Ag। अब हम इन तीनों ही अगर पार्ट इसको देखें तो तीनों ही हर जगह आयरन जो है आयरन F ही होगा। इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं F ही कंटेन करेंगे। ऐसे ही गोल्ड और ऐसे ही सिल्वर, तो सारे ही जो पार्टिकल्स हैं इन एलिमेंट्स के वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए होंगे। अगर आयरन है तो वो आयरन से ही बना होगा, सारे ही उसके एक एक चीज़ आयरन से बनी होगी। गोल्ड, वो भी गोल्ड से बना होगा। और सिल्वर, सारे ही पार्टिकल सिल्वर से बने होंगे। तो एक ही पार्टिकल होगा, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर ही होगा, गोल्ड है तो गोल्ड ही होगा, आयरन है तो आयरन ही होगा। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने आपको जस्ट थोड़े से 3 एग्जाम्पल दिए हैं। बट याद रखना कि सब्सटेंस क्या है, ये एक हमारा सिंगल फॉर्म है मैटर का। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन कि लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल्स लेके आपको चलती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक नींबू पानी का और एक एग्जांपल लूँ वाटर एंड सैंड का, तो आप खुद देखिए नींबू पानी में क्या होता है, सारे ही हमारे जो नींबू पानी के सॉल्यूट पार्टिकल्स हम जो डालते हैं उसमें सॉल्ट डालते हैं, लेमन डालते हैं, ठीक, और क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं एंड वाटर डालते हैं। ये चारों ही पार्टिकल्स जो लेमिनेट बनाने में यूज़ होते हैं, सारे ही पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं वाटर में बहुत ही अच्छे से। और कहीं पर भी शुगर अलग नहीं दिखती, सॉल्ट अलग नहीं दिखता, लेमन का रस अलग नहीं दिखता। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो सारे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते, पूरे ही मिक्सचर में एक जगह अलग से लाइन वाइज नहीं दिखाई देते, पूरे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि लेमनेड का नींबू पानी, वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे ही मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ सैंड एंड वाटर की, तो यहाँ पे अगर मैं सैंड और वाटर को मिक्स करूँ तो क्या होगा, सैंड जो है नीचे आके बैठ जाएगी और पानी जो है ऊपर ही रहेगा। और इसमें इसका क्या मतलब होगा, पानी अलग हो गया और इसकी सैंड अलग हो गई। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, वो पूरे पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक। और एक और बात देख लीजिए, पहला डिफरेंस तो ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, हमारे होमोजीनियस में, और नहीं होते हेट्रोजीनियस में। और जो हमारा जैसे लैमिनेट है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो सब जगह एक ही होता है, मीन्स सेम कंपोजिशन पाया जाता है। इस सेम कंपोजिशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक।
और इस वाले में क्या होता है हेट्रोजीनियस में, यहाँ पर क्या होता है इर्रेगुलर कंपोजिशन पाया जाता है, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। सैंड अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है। तो यूनिफॉर्म कैसे पाया जाएगा, सेम सेम हर जगह सारे एलिमेंट कहाँ पाए जा रहे हैं, इसमें क्या पानी अलग हो गया और सैंड अलग हो गए, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हमारा हेट्रोजीनियस में। ठीक, और अगर हम बात करें कि बाउंड्रीज़ की, तो हमारे जो शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट सोल्यूशन है या पूरा नींबू पानी का सोल्यूशन है, इसमें बाउंड्रीज़ विजिबल नहीं होती। क्या हमें दिखता है सॉल्ट इधर लाई कर रहा है, लेमन इधर लाई कर रहा है, शुगर इधर लाई कर रहा है, इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो विजिबल नहीं होती, बाउंड्रीज़ का डिविजन नहीं पाया जाता और न ही दिखता होमोजीनियस मिक्सचर में। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पानी अलग और हमारी सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो साफ पता चलता है कि ये सैंड है हमारी और ये पानी की लेयर। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज होती हैं इनका डिवीजन जो होता है वो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं इसकी डिवीजन की। ठीक है, मैं एक एक करके इसमें जो मैंने आपको बताया इसमें पढ़ा देती हूँ। पार्टिकल्स जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे मिक्सचर में। दूसरा, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एंड कैन बी, लेकिन अलग अलग पता भी चलता है। ठीक, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के या माइक्रोस्कोप का यूज़ किए, दोनों ही चीज़ों से हम आसानी से पार्टिकल्स को देख सकते हैं। फिर इसका जो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो इर्रेगुलर या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। थर्ड अगर पॉइंट लें तो इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखती है डिवीजन की, जबकि हमारे हेट्रोजेनियस जो मिक्सचर होता है इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो साफ साफ नोटिस की जा सकती हैं। तो नोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं डिवीजन की। ये थे आपके 3 डिफरेंस बिटवीन, ज़्यादातर 3 मार्क्स का आएगा, ये 3 मार्क्स से एक भी नंबर का ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर 4 का आ गया तो आप एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, जो मैंने 3 पॉइंट बताए वही 3 पॉइंट ये हैं दोबारा से। ठीक, इर्रेगुलर कंपोजिशन, ये होमोजीनियस था पहले, ये हेट्रोजीनियस था, अब उल्टा कर दिया है, यहाँ पे होमोजीनियस और यहाँ होमोजीनियस और यहाँ हेट्रोजीनियस। ठीक, बट सेम चीज़ें आएंगी, बस इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया है हमने, एग्जाम्पल। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बात की जाए तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपको ये याद रखना कौन कौन सी चीज़ें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं इन कॉलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल भी बोलते हैं, सॉल, SOL। ठीक है, तो कॉलॉइड्स और सस्पेंशन, सस्पेंशन का एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताया था सैंड एंड वाटर का। तो सस्पेंशन जिसके पार्टिकल बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक, और सॉल और कोलॉइड्स के एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो मिल्क जो है वो कोलॉइड होता है, मिल्क कोलॉइड होता है। ठीक, और सी वाटर भी हमारा एक कोलॉइड होता है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे किसके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। और होमोजीनियस मिक्सचर तो आप बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे कि लेमनेड हो गया, नींबू पानी, रेन वाटर हो गया, विनेगर हो गया। विनेगर हमारा एसिटिक एसिड होता है और इस एसिटिक एसिड का जो नाम होता है CH3COOH होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सिरका जिसे हम बोलते हैं विनेगर, वो भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है और उसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड बोलते हैं और CH3COOH होता है। ये थे आपके डिफरेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पक्का पूछा जाता है, ये डिफरेंस बिटवीन है सोल, कोलॉइड जो मैंने आपको ऊपर बताया, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक, तो आप ऐसा करना है इस सोल को बीच में रखना, क्योंकि जो सॉल है या कोलॉइड है ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कैटेगरी में आता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जो सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है इनका साइज़। ठीक, जबकि सस्पेंशन होते हैं इनके 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है साइज़ पार्टिकल का। बट जो हमारे सोल या कोलॉइड्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है हमारे, वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज़ होता है इनके पार्टिकल्स का। मीन्स सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से कम और सस्पेंशन होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। अगर हम बात करें कोलॉइड्स की तो इनके बीच में जो आते हैं वो हमारे होते हैं कोलॉइड्स। तो इनके बीच का जो साइज़ पार्टिकल होता है, पार्टिकल का साइज़ होता है, वो हमारे कहलाए जाते हैं कोलॉइड्स। ठीक, फिर दूसरी बात,
जिनका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे। ठीक, अब स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग तो आपको पता ही है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाना या विजिबल हो जाना, कलर्स का फैल जाना, स्कैटर कर जाना। जैसे कि अगर मैं टॉर्च रखूँ यहाँ पर, ठीक, और इस टॉर्च को मैंने जला दिया और यहाँ मैंने कोई सोल्यूशन रखा और ये सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट होगी यहाँ इसके अंदर से पूरी थ्रू आउट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो इस लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे, आगे फैला ही नहीं पाएंगे, यहीं रोक देंगे, इसीलिए इसकी आगे लाइट शो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसके साइज जो होते हैं पार्टिकल के सॉल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते बीम ऑफ लाइट को। बट सस्पेंशन ले अगर हम यहाँ, तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज तो ज़्यादा होता है 100 नैनोमीटर से, तो ये आसानी से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और जो सॉल होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, बट इतना तो इनफ होता है कि ये भी आराम से स्कैटर कर पाते हैं बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अगर मैं लूँ कि जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या है, नीचे बैठ जाता है ना। सैंड वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर ऊपर आ जाता है, सैंड नीचे बैठ जाती है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन जो है वो कैसे कैटेगरी में आएगा, वो अनस्टेबल में आएगा कि इनकी स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती, अनस्टेबल रहते हैं। बट सॉल्यूशन स्टेबल रहते हैं और हमारे कोलॉइड्स भी स्टेबल ही रहते हैं। ठीक, अब मैंने ये वाला तो बता ही दिया आपको कि स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, सॉल्यूशन नहीं कर पाते क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, और सस्पेंशन तो आराम से करते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। अब एक और बात आती है कि फिल्टर पेपर के थ्रू कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स आराम से पास हो जाते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन का मैंने आपको क्या बताया, लैमिनेट एग्जांपल लेके भी आपको चल रही हूँ मैं। तो लैमिनेट मतलब नींबू पानी को आप छान लीजिए, अगर ऊपर के जो नींबू के दाने होते हैं उनको हटा दें, उसके बाद अगर आप उसको छान रहे हैं तो कोई भी सल्यूट पार्टिकल्स नहीं निकलता उसमें, मीन्स अलग से न उसकी शुगर निकलती, ना उसका सॉल्ट निकलता है ना उसका नींबू का रस निकलता, लेमन का रस निकलता। तो इसमें क्या है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, ऊपर अलग से शो नहीं होते। बट सस्पेंशन की बात करें, वही नींबू उसका एग्जांपल लेकर सैंड एंड वाटर का, तो अगर हम छानेंगे तो रेत जो है वो छलनी में ऊपर ही साफ दिखाई देगी, या फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर में ऊपर आ जाएगी रेत, सैंड, और जितनी भी हमारे पानी होगा वो नीचे छन जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ कण रह जाएंगे मिट्टी के। बट मैं आपको बता रही हूँ कि फिल्टर पेपर के थ्रू ये जो पास नहीं होते सॉल्यूट पार्टिकल सैंड के। लेकिन यहीं अगर मैं बात करती हूँ सॉल्व मतलब कोलॉइड्स की, तो इसके जो फिल्टर पेपर से सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फिल्टर पेपर से भी छोटी पतली पेपर, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करें, तो वहाँ से वो पास नहीं हो पाते। बट सिंपल फिल्टर पेपर हम यूज़ कर रहे हैं तो आराम से सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है NaCl। इसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर है हमारा H2O। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे 36 किसकी मात्रा है, 36 ग्राम है हमारा NaCl और 100 है हमारा वाटर। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट है NaCl और सॉल्वेंट है वाटर। ठीक, तो अब इसमें ये बोला है हमें इसका बनाना है सॉल्यूशन। दोनों को जब मैं मिक्स करूँगी तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। जब मैं वाटर में NaCl नमक मिला दूँ तो इसका पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहाँ मिला रही हूँ तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दोनों को ऐड करके ही तो जितना इन दोनों का जो ग्राम में दिया गया है, जितना वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 136 ग्राम। अब ये टोटल है क्या, ये सॉल्यूशन ही तो है दोनों को मिलाकर, तो सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा वेट, वो आ जाएगा 136 ग्राम। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इसी टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कौन सा है, 239 केल्विन का टेम्परेचर है। तो देखिए हम लोग को जब कॉन्सेंट्रेशन, ये याद है आपको, ये सब याद हो गया ना, सॉल्यूशन
NaCl H2O दोनों को जब हम मिलाएंगे सॉल्यूशन कैसे बनता है। अगर शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, तो पानी में जब हम सॉल्ट डालेंगे तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी में अगर हम शुगर डालेंगे तो शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट कम मात्रा में है और हमारा वाटर ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन बना रहा है, तो दोनों का हमने ऐड कर दिया ग्राम जो वेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का मैंने आपको बताया ही है। थ्योरी जब इसकी देखी होगी आपने तो याद होगा, मैंने कॉन्सेंट्रेशन 3 तरीक़ों से बताई थी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये कॉन्सेंट्रेशन थे निकालने के। हमें यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मास में दी गई हैं, 36, 100। जब सॉल्यूशन का हमने निकाला तो सॉल्यूशन भी हम लोगों के किस में है, वो ग्राम में ही आई थी, 136। तो अब हमें यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे वो मास बाय मास ही निकालेंगे। तो यहाँ मास लेंगे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स का, जबकि यहाँ मास लेंगे हम पूरे ही सॉल्यूशन का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, परसेंटेज तो इनटू 100 भी करेंगे इसमें, ये याद रखना है आपको। ठीक, अब बस हमें इनकी वैल्यूज़ पुटिंग करनी है। अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स का देखें मास तो कितना है, 36 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का था 136 ग्राम और 100 से मल्टीप्लाई करना है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। ठीक, अब इसको हम जैसे भी सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है इसका आंसर कुछ 24 करके पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, 24.4 इस तरीके से इस परसेंट में निकल जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था कॉन्सेंट्रेशन का निकालने का, ये यहाँ पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेपरेशन का क्वेश्चन है। ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, कैरोसिन और पेट्रोल जो है दोनों ही मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स। ठीक, अब जब भी हमें मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना हो तो यहाँ पे हमें एक हिंट भी दी गई है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जब भी बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस दिया हो और तब बोला हो कि हमें इन दो चीज़ों को अलग करना है, तो हम अलग करने के लिए जो यूज़ करते हैं मिसिबल लिक्विड्स को, वो प्रोसेस होता है हमारा डिस्टिलेशन नाम का प्रोसेस। ठीक है, डिस्टिलेशन नाम का प्रोसेस होता है दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने का। तो पहला क्वेश्चन तो ये किस तरीके से आप सेपरेट करोगे, तो हमने बता दिया डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में कुछ प्रोसीजर मेथड होते हैं जो हम 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको डायग्राम दिखा दूँ कि किस तरीके से इसकी डायग्राम होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो एक्चुअली में ये होता है कि हम ये फ्लास्क लेते हैं, ये फ्लास्क है हमारा, इस फ्लास्क में हम पूरा सॉल्यूशन मिसिबल लिक्विड जो है हमारे कैरोसिन और पेट्रोल नाम के, इसमें पुट करते हैं और फिर इसको नीचे से बर्नर की हेल्प से हीट करना शुरू करते हैं। ओके, फिर क्या होता है, जैसे ही ये बर्न होना शुरू होते हैं, हीट होना शुरू होते हैं, तो जिसकी कम बॉइलिंग पॉइंट है, अब खुद सोचिए जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, है ना। और इस कंडेंसर में इसमें क्या हो जाएगा, ये आके कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कैरोसिन और पेट्रोल की बात करते हैं तो जो हमारा पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल की जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है देन कैरोसिन से। तो जल्दी से पेट्रोल क्या करेगी, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगी और इस वाटर कंडेंसर के थ्रू वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जो हमारे कैरोसिन है वो इसी फ्लास्क के अंदर रह जाएगी। तो अलग अलग इसमें सेपरेशन हो जाएगा, कैरोसिन यहाँ रह जाएगी और हमारी जो पेट्रोल है वो यहाँ आ जाएगी। ये प्रोसेस हमारा डिस्टिलेशन का। तो ये प्रोसेस कब यूज़ होता है, जब दो मिसिबल लिक्विड्स को हमें अलग करना हो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस हो तो एक का जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा और दूसरी जगह आकर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर जो डायग्राम बनाई है वो होता क्या क्या है, करते क्या क्या है, तो उसमें पॉइंट्स में करते हैं। पहले हमें एक मिक्सचर लेना होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो फ्लास्क इस तरीके से बना हुआ था वो फ्लास्क था, इसमें हमने पूरा मिक्सचर ले लिया था पेट्रोल और कैरोसिन का। फिर उसको फिट करते हैं थर्मोमीटर से ताकि हमें टेम्परेचर पता चले कि किसका ज़्यादा कितना टेम्परेचर है। फिर उसको अरेंज करेंगे जैसे डायग्राम मैंने आपको भी दिखाई। फिर उसको धीरे से बर्नर की हेल्प से हीट करना शुरू करते हैं। ओके,
ये है आपका प्रोसेस। फिर क्या होता है, जो हमारी पेट्रोल है वो फर्स्टली हो जाती है वेपराइज। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लो होता है। और बॉयल वेपराइज होने के बाद ही कंडेंस हो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर वाटर कंडेंसर है ये, इसमें कंडेंस हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है कंडेंसर आउटलेट में। और यहाँ पे आउटलेट में कंडेंसर आउटलेट में क्या हो जाता है, ये कलेक्ट हो जाता है। और जो हमारी केरोसिन है वो पूरी डिस्टिलेशन फ्लास्क में वहीं की वहीं रह जाती है। इस तरीके से ये सेपरेशन टेक प्लेस करता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सेपरेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं समझ के चलिए, यहीं याद करते चलिए कि आपको दोबारा से बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस तरीके से ही आपको समझा रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। और जो न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक बतानी है जो सेपरेट करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ होती हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सेपरेशन का, बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड देखिए सबने, दही। अब दही में से हमें बटर निकालनी है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सबकी मम्मियाँ अपने घर में क्या करती हैं, दही कलेक्ट करती हैं और उसको एक मशीन आती है जिसे हम ब्लेंडर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर की हेल्प से, ब्लेंडर की हेल्प से। इस तरीके से होता है ब्लेंडर, यहाँ बटन होती है, यहाँ ब्लेड्स होते हैं उसके। और इस पूरी मशीन को वायर की हेल्प से जब स्विच में ऐड करते हैं तो यहाँ पे जब घुमाते हैं ये ब्लेड की हेल्प से, क्या होता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो वाटर है, जो दही का पानी पानी होता है बिना ऑयल का, वो तो नीचे आ जाता है। और जो भी ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, बटर होती है, वो ऊपर तैरने लग जाती है और आराम से उसको फिर हाथ से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लेंडर का प्रोसेस होता है उसको करने का, ये जो ब्लेड्स घूमते हैं, इस प्रोसेस को एक और गाँव में देखा होगा सबने, गाँव में क्या करते हैं, इस तरीके से होता है। गाँव में 3 इस तरीके से होते हैं और बहुत उसको घिसना पड़ता है, बट उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। ये क्या ब्लेंडर वगैरह की हेल्प से आराम से होता है। ये जो नीचे जो काम होता है वो होता है हमारा चर्निंग का। क्या होता है, चर्निंग का काम होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस चर्निंग को हम न्यू लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का, सेपरेट करने के लिए बटर फ्रॉम कर्ड। और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है हमारे ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन सिर्फ हमारा पूछा गया बटर फ्रॉम कर्ड अलग करने के लिए। तो आप यही देखिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है बटर फ्रॉम कर्ड को अलग करने के लिए। ये होता है डेंसिटी के हिसाब से। प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, ये अगर ये पूछ लिया जाए कि किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी की प्रिंसिपल पे बेस होता है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये तो आप आराम से खुद ही जवाब दे सकते हैं। सी वाटर है यहाँ पर, यहाँ पे अगर सन की रेस पड़ती जाएँ तो क्या होगा, ये जो पानी है वो तो इवेपरेट हो जाएगा। और ये सी वाटर है तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, वो नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के जितने भी सॉल्ट हैं वो हमें बाहर निकल जाते हैं बाय इवेपोरेशन से। और एक और मेथड भी हम इसमें बोल सकते हैं, एक इवेपोरेशन के साथ साथ एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जैसे नाम है इसका क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल निकल के आते हैं प्योर। किससे, पूरे ही इम्प्योर सॉल्यूशन से हमें प्योर चीज़ें निकलती हैं, प्योर सॉलिड्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। और ये पूरा जो प्रोसेस है इम्प्योर सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल्स को निकालने का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर जो निकल रहा है, यहाँ पे भी क्रिस्टल के फॉर्म में ही हमें सॉल्ट मिलता है, इसीलिए हम इसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। अब देखिए जब भी कैम्फर की बात आ जाए, नेपथेलियन बॉल्स की बात आ जाए, तो हम ऐसी जगहों पे जो कि हमारे हैं सॉलिड, लेकिन इनको इवेपोरेट करने के बाद डायरेक्ट ये सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। याद आया कुछ, फर्स्ट चैप्टर में भी था एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि बिना लिक्विड के फॉर्म में आए, बिना लिक्विड के फॉर्म में आए जो हमारा सॉलिड है वो गैस में चेंज हो जाता है, ओके। गैस में चेंज हो जाता है, ये प्रोसेस होती है हमारी सब्लिमेशन। अब हमने यहाँ पे सब्लिमेशन क्यों यूज़ किया, आपको ये भी पता होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे कैम्फर होता है कपूर। कपूर को आपने देखा है, जैसे हम उसको जलाते हैं तो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगह पे हम सॉल्ट को अगर अलग करना है कैम्फर से तो हम क्या करेंगे, हीटिंग देना शुरू करेंगे पूरे सॉल्यूशन को, और कैम्फर जो वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस में चेंज हो जाता है और सॉल्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मेथड यूज़ होगा सब्लिमेशन नाम का। ठीक, अब आपको एक एक पढ़ के सुना देती हूँ जो मैंने आपको समझाया है। अगर पहला हम बटर फ्रॉम कर्ड बोलें तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का जो प्रोसेस होता है ये यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए बटर फ्रॉम कर्ड को, और ये जो प्रोसेस है गवर्न ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के प्रिंसिपल पे गवर्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर देखना है तो हम सिंपल इवेपोरेशन कर सकते हैं इसमें सी वाटर से। ठीक है, और डिस्टिलेशन कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट लिविंग सॉलिड, इसमें डिस्टिलेशन भी नाम ले लिया बट आप यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी बोलो तो भी ठीक है। ठीक है, डिस्टिलेशन कॉजेज वाटर टू, इसमें डिस्टिलेशन मत कीजिए आप, इसमें क्रिस्टलाइजेशन करना आप। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें सॉलिड्स प्योर सॉल्ट देता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाती है उस पानी में, तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं। और थर्ड कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट बोला मैंने, तो वो तो सब्लिमेशन है ही, सब्लिमेशन यूज़ करते हैं हम कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट को अलग करने के लिए। कैम्फर जो है अंडरगो नहीं होता लिक्विड फेस में, इसलिए तो डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाता है, हमारा सॉल्ट हमें बाहर मिल जाता है। ये थे आपके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से बताया। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें से कि सॉलिड प्योर सॉलिड जो है मिलते हैं किससे, इम्प्योर से प्योर सॉलिड मिलते हैं। ये जो टेक्निक है प्योर सॉलिड को प्योरीफाई करने की उसकी इम्प्योरिटी से, वो होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक तो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नाम का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक, इसका क्या होता है, ये पूरा सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में है, और इसको हमें क्या करना होता है कि इसको पानी में मिलाना होता है, घोलना होता है। घोल दिया हमने पानी में, अब इसको हम रखेंगे चाइना डिश में। घोलने के बाद बहुत अच्छे से घुल जाए जब ये पानी में पूरा कॉपर सल्फेट 5, यहाँ पे 5 इसीलिए मैंने मॉलिक्यूल लिए वाटर के, क्योंकि ये है हमारा पेंटाहाइड्रेट, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के। एक्चुअली में तो अगर मैं कॉपर सल्फेट इसकी बात करूँ तो ये नोन नहीं है। ठीक है, XH2O बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है, कितने मॉलिक्यूल है वो नोन नहीं है, बट यहाँ 5 ले रही हूँ मैं, स्पेशली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ले रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें अगर मैंने इसको क्या किया, मिक्स कर दिया वाटर के साथ बहुत अच्छे से, उसके बाद इसी पानी पूरे मिक्सचर को मैंने चाइना डिश में लिया और इसे बर्न किया टिल जब तक वो पूरा चाइना डिश में यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच जाए। ओके, पूरा बर्न होने के बाद पूरा वाटर जो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे रह जाएंगे उसके कुछ पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के। अब क्या है, ये कॉपर सल्फेट जो हमें नीचे मिला है उसको हम कुछ देर क्या करेंगे, हवा में ड्राई करेंगे। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं रहेगा, सिर्फ जो हमारे क्रिस्टल आएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स आएंगे, वो हमारा प्योर फॉर्म होगा सॉलिड का, उसकी इम्प्योरिटीज से, पूरे कॉपर सल्फेट की। ये ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, किस टाइप के मिक्सचर्स जो हैं यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या है, ये टेक्निक है यूज़ होती है जो कि प्योरीफाई करने के लिए सॉलिड को उनके सम इम्प्योरिटीज से। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर भी बताया, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर को, सी वाटर से अगर हमें सॉल्ट को अलग करना है तब भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकें, और अगर हमें कॉपर सल्फेट के प्योर सॉलिड्स को बाहर निकालना है तब भी हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 24 पर। ये कह रहा है हमें क्लासीफाई करना है फॉलोइंग, जो भी चीज़ें दी गई हैं हम लोग को नीचे, ये सारी, इनको हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में सेपरेट करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज हमारे वो होते हैं जो कि रिवर्स बैक हो सकते हैं,
रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज हमारे इरिवर्सिबल होते हैं जो कि दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इसी दो चीज़ों के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर हम इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे, कौन सी चीज़ें हमारी फिजिकल चेंज है, कौन सी हमारी केमिकल चेंज है। अब देखिए, अगर मैं कटिंग ऑफ ट्रीज की बात करूँ, अगर आप कोई पेड़ काट देते हैं, मान लीजिए पेड़ है, यहाँ से काट दिया है ना, तो क्या है वो, अगर मैंने उसकी टहनी काट दी, एक टहनी काट दी, अगर उसकी पत्तियां मैंने काट दी, तो क्या है, उसकी पत्तियां नई नहीं आती हैं क्या, आती हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ, हमारा फिजिकल चेंज हुआ। ओके, अगर मैं मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन करूँ, तो बटर एक बार मेल्ट होने के बाद दोबारा क्या बटर नहीं बनेगा, अगर हम कुछ देर उसे ऐसे ही छोड़ दें तो फिर से वो टाइट हो जाएगा, बटर बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा की बात की जाए, देखिए यहाँ अपनी रस्टिंग की बात की गई है, मैंने आपको बताया रस्टिंग और कोरोजन में डिफरेंस। रस्टिंग का मतलब है कि आयरन पर ही कोरोजन हो रहा है, आयरन पर, इसका मतलब जो अलमीरा है वो कैसी होगी, आयरन की बनी हुई। इस आयरन में जब मॉइस्चर मिलेगा, वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो अपने आप ही आयरन क्या हो, कोरोड होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अटैक होना शुरू हो जाएगा इन सब चीज़ों से, और धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, एक दिन पूरा अलमीरा टूट जाएगा। तो एक्चुअली में बात क्या है, इसमें हमें सेपरेट करना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हमारा फिजिकल होगा, केमिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारा केमिकल वो में बना है, फॉर्मेशन हुई है Fe3O2 की, हमारी फेरस ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारा क्या है, न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है इधर, तो ये हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अगर आप पानी को बॉईल करते हैं, वाटर साइकिल में भी आपने देखा है, स्टीम बनने के बाद, कंडेंस होने के बाद, अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ, स्टीम होने के बाद फिर से अगर मैं पानी से ढक दूँ, पानी मैंने बॉईल कर रही हूँ, भगोना पानी का भरा हुआ है और मैंने इस पूरे को अच्छे से कवर कर दिया, तो ये बॉईल होता रहेगा, ऊपर जाएगा, ये स्टीम बनेगा, फिर इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इधर जमा होने के बाद धीरे धीरे यहीं से नीचे टपकना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि यस, जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है फॉर्म बनाने के लिए, स्टीम को बनाने के लिए, तो ये हमारा एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, और यहाँ पे स्टीम जो है फिर से पानी में चेंज हो सकती है, वाटर साइकिल भी आपने देख, कंडेंस होने के बाद फिर रेन होने लग जाती है, फिर जो पानी है समुद्र वगैरह से वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट में कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद फिर से रेन होती है ना। तो ये प्रोसेस हमारा फिजिकल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, वाटर से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूँ, ये मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है यहाँ वाटर का, और जो वाटर है वो H2 और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है हमारा, ऑक्सीजन भी 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल लगाने पड़ते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल लगाने पड़ते हैं हाइड्रोजन में। तो इस पूरी इक्वेशन में एक क्वेश्चन भी था कि जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी अमाउंट डबल होती है ऑक्सीजन से, है ना। तो डबल इसीलिए होती है क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल लग जाते हैं हमारे हाइड्रोजन के। बात क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर में, कर दिया हमने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास, तो बना क्या है, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नए प्रोडक्ट फॉर्म होके आ रहे हैं, किसमें से, वाटर में से। तो ये हमारा कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में कॉमन सॉल्ट NaCl डाल दिया, मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से, बट फिर अगर इसमें आप हीट देना शुरू कर दें तो क्या होगा, जो कॉमन सॉल्ट है उसकी जो लेयर है वो नीचे आके जमा हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगी। आपने अपने भगोनों में भी देखा होगा कि जब पानी उबालते हैं आप रेगुलर किसी एक भगोने में, तो उसमें वाइट सी लेयर चढ़ जाती है, एक्चुअली में वो होता क्या है, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स ही होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिसॉल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर जो प्रोसेस है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्स बैक हो रहा है, फिर से हमें सॉल्ट बाहर निकल के आ रहा है, मिल रहा है। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉइंट की, मेकिंग अ फ्रूट सैलड फ्रॉम रॉ फ्रूट से हम लोगों को एक सैलड बनाना है, फ्रूट सैलड बनाना है।
और कैसे हैं ये? रॉ फ्रूट्स हैं, राइप फ्रूट नहीं है, रॉ फ्रूट हैं जो कि हमने तोड़े हैं। अब अगर मैं यहाँ बनाती हूँ फ्रूट, यहाँ पे मैंने फ्रूट सैलेड बनाया तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होंगे, और इसी बात है, मौसमी होगा, पाइनएप्पल होगा, पोमीग्रेनेट, पपाया वगैरह वगैरह बहुत सारे होंगे। क्या इनमें से आप अलग अलग नहीं कर सकते? इनको अलग नहीं कर सकते हैं कि पपाया को हमने अलग करके एक अलग प्लेट में डाल दिया, पोमीग्रेनेट को अलग डाल दिया, सब चीज़ों को अलग कर सकते हैं हम। इसीलिए जो मेकिंग फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स है वो हमारा कैसा प्रोसेस होगा? फिजिकल चेंज होगा ये, ठीक है। कैसा होगा? फिजिकल। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड की, तो कहीं पर भी बर्निंग आ जाए तो बर्निंग के बाद जो पेपर और वुड है, वो देखा आपने कि पेपर पेपर ही रहता है? नहीं, जो पेपर है वो पूरा जल के राख बन जाता है, ऐसे ही वुड भी जल के राख बन जाता है। तो ये हमारा कैसा चेंज होगा? ये हमारा केमिकल चेंज होगा। ओके, कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। ये रिवर्सिबल बैक नहीं हो सकता। पेपर को, वुड को अगर हम फिर से जला दें तो क्या फिर से वो पेपर वुड में चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा केमिकल चेंज होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इसमें। तो मैंने आपको जो बताया है वन बाय वन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन में लिखा भी है कि जो फिजिकल चेंज है हमारे, कटिंग द ट्रीज फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम ये भी हमारा फिजिकल चेंज, मेल्ट करवा रहे हैं बटर को किसी पैन में वो भी फिजिकल चेंज, फ्रूट सैलेड बना रहे हैं रॉ फ्रूट से वो भी हमारा फिजिकल चेंज, कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ अल्मीरा, क्योंकि हमारा आयरन ऑक्साइड नया बन के आता है, आयरन ऑक्साइड .XH2O, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कंफर्म नहीं होते इसीलिए .H2O, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहे थे हम वाटर से तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकल के आ रही थी बाहर, तो ये भी कैसा है हमारा? केमिकल चेंज। और इसमें किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो रहा था वाटर का? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। याद रखना, आपको मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है 10th क्लास के, तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी थी। तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है किसी भी चीज़ का तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, इसीलिए केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखें, अगर हम पेपर और वुड को जलाएं तो भी यहाँ पे कैसा होगा? ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि पेपर और वुड को जलाने के बाद नई राख मिलती है हमें, ना कि पेपर और वुड दोबारा से हमें गेन होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके केमिकल और फिजिकल चेंज। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। बहुत अच्छे से आप समझते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स को। दो या दो से अधिक चीज़ों से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो हमारी मिक्सचर्स कहलाई जाती हैं। और प्योर सब्सटेंस क्या है? जो सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से बनी होती हैं वो चीज़ें हमारी प्योर सब्सटेंस होती हैं। और मिक्सचर्स जो दो या दो से अधिक चीज़ों से बनी होती है वो मिक्सचर्स होते हैं। तो चलो अब आसानी से कर सकते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर, अब आप बोलेंगे कि मैम वाटर में तो H2O होता है, फिर ये प्योर सब्सटेंस में क्यों आया? बेटा अब ये पूरा कंपाउंड बन चुका है। मैंने आपको प्योर सब्सटेंस में भी दो चीज़ें बताई थी कि एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ठीक, दो चीज़ें बताई थी। ये प्योर सब्सटेंस के ही वेरी अलग अलग इसके टाइप्स हैं कि एलिमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, कंपाउंड में भी। कंपाउंड की प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है कि ये जहाँ पर भी पाए जाएंगे फिक्स रेशियो में ही पाए जाएंगे। मीन्स हाइड्रोजन का क्या होता है 2 मोलर मास और ऑक्सीजन का कितना था 16, 1:8 में हर जगह पाए जाते हैं। ये वाटर के जितना भी रेशियो है इसका 1:8, कहीं पर भी हम देख लें वाटर का हमेशा फिक्स प्रपोर्शन होगा, वो होगा हमारा 1:8। तो ये कैसा है? ये हमारा प्योर है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा। सॉल्ट की बात करें तो फिर से ये क्या है? हमारा कंपाउंड है NaCl का, ये भी हमारा क्या है? प्योर ही है। फिर से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस हैं, बट ये है कैसे हमारा? प्योर ही चीज़ें हैं, ठीक। आयरन की बात करें तो इसमें सिर्फ आयरन ही आयरन है, ये एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, तो ये हमारा क्या है? आयरन, ये हमारा प्योर सब्सटेंस में आएगा। और डायमंड की बात करें तो पूरा डायमंड है, तो डायमंड में आयरन थोड़ी मिल जाएगा, डायमंड तो डायमंड ही रहेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस।
और मिक्सचर्स की बात करें तो दो या दो से अधिक चीज़ों से बने हुए वो हमारे क्या हैं, मिक्सचर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सॉइल में क्या सिर्फ सॉइल होती है, उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स की सॉइल भी पाई जाती है, किसी में थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी रेडिश, लेटराइट, अलग अलग टाइप की सॉइल, ठीक। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है वो हमारी सॉइल है। सैलड देखा है, सैलड में क्या सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं, सिर्फ कुकुम्बर होता है, नहीं ना, अलग अलग वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं उसमें हम। अब फ्रूट सैलड देखें तो फ्रूट में भी अलग अलग टाइप के फ्रूट हो सकते हैं, तो ये भी हमारा मिक्सचर होगा। एयर क्या एक ही चीज़ की ऑक्सीजन ही पाई जाती है एयर में? नहीं, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है इसमें, और आर्गन भी पाई जाती हैं, है ना, ये सारी गैस पाई जाती हैं। तो एयर भी हमारी एक तरीके की क्या है, मिक्सचर ही है। अगर यहाँ पे मिल्क आता ना, मिल्क, तो मिल्क को भी आप मिक्सचर में ही रखते, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी है मिल्क वाला। मिल्क हमारा कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। एयर भी हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होती है, याद रखना। स्टील की बात करें अगर हम, तो स्टील जो है वो हमारा अलग, ये एक टाइप का अलॉय है। और कैसा अलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। अलॉय होते क्या हैं, अलॉय हमारे दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पर है तो मिक्सचर ही ना, तो स्टील भी किसकी कैटेगरी में आएगा, मिक्सचर की ही कैटेगरी में आएगा। ये जो स्टील होता है हमारा, कार्बन और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। कार्बन हो गया हमारा, स्कैंडियम हो गया हमारा, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। ये आयरन हो गया, इन सब चीज़ों से मिलके हमारी क्या बनती है, स्टील बनती है। तो एक्चुअली में स्टील हुई क्या हमारी, ये हमारी हुई मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करें, इसको पढ़ें अच्छे से, और दूसरे बच्चों को भी ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए दूसरी न्यू वीडियो तैयार करूँगी, और आप इसको देख के अपना माइंड डाइवर्ट ना करके अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और अच्छा गेन करें एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।